दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम इस समय शकूर बस्ती विधानसभा में मौजूद हैं। अब तक हम आपको शकूर बस्ती के 4 प्रमुख पार्टियों के दिग्गज उम्मीदवारों को से बातचीत दिखा चुके हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर शकूर बस्ती के अंदर में भारत लोक सेवक पार्टी के कैंडिडेट राजेश गुप्ता जी के पास में। मैं एक बात बोलना चाहूंगा राजेश गुप्ता जी के बारे में। जिस तरीके से अगर आप जानते हो तो रविंद्रनाथ टैगोर, किशोर कुमार, मनोज कुमार, ये लोगों के बारे में कहा जाता है बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। हरफन मौला थे, मल्टीटास्किंग पर्सन थे, यानी कि ये वो लोग थे जो बहुत सारे काम कर लेते थे, बहुत सारी चीजों के अंदर लिप्त रहते थे, बहुत सी प्रतिभाएं थी इनके अंदर में। राजेश गुप्ता जी के अंदर में भी यही प्रतिभा है। पहले एक के बारे में बात करूंगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसी तरीके से राजेश गुप्ता जी उन्हीं लोगों की तरह भारत लोक सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फिलहाल ये शकूर बस्ती के कैंडिडेट भी हैं, लेकिन अभी हम इनसे बात करते हैं भारत लोक सेवक पार्टी के बारे में। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ताजा खबर में। धन्यवाद। दर्शकों को सबसे पहले आप थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण भारत लोक सेवक पार्टी के बारे में बताइए। भारत लोक सेवक पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है हमारी इसका कि देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जो जाति और धर्म के आधार पर ना हो और संपूर्ण भारत देश का, इस भारत देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सबको बराबर का हक मिले और सबको बराबर का विकास मिलना चाहिए। ये ऊंच और नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता का यही कॉमन सिविल कोड होता है। आज मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, देश में जाति और धर्म की राजनीति चल रही है। भारत लोक सेवक पार्टी का निर्माण हमने इसीलिए करना पड़ा कि इस राजनीतिक व्यवस्था को बदला जाए और लोगों को बताया जाए जाति और धर्म की राजनीति देश का विनाश कर देगी, उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप लोग ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाइए पूरे देश में, सभी नागरिकों का ये फर्ज बनता है कि आप स्वार्थ ना देखें, अपनी जाति को ना देखें, अपने धर्म को ना देखें, निजी स्वार्थ को ना देखें, देश हित को देखें। अगर देश बचेगा तो जाति भी बचेगी, धर्म भी बचेगा, क्षेत्र भी। बहुत अच्छी बात कही आपने। पार्टी लगभग कितने चुनाव अब तक लड़ चुकी है और कितने राज्यों में अपना विस्तार कर चुकी है? हमारा जो विस्तार हो चुका है पार्टी का, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। ये अलग बात है कि पार्टी चुनाव बहुत कम लड़ चुकी है। 10 साल हो गए हमारी पार्टी को जो है रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड हुए जो है इलेक्शन कमीशन में। हमने जो है अभी तक पूरे देश में 15 से 20 चुनाव लड़ चुकी है। हाँ। ठीक, बहुत अच्छी वाली बात है। हाँ। अब अंतिम बात की तरफ आते हैं इसी मुद्दे से जुड़े हुए में। अगर लोग आपकी पार्टी से जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं भारत भर के। कुछ नहीं, सिंपल सा साधारण से 10 रुपये हमारी जो है सदस्यता फीस है और ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। जो हमारी विचारधारा से सहमत है वो हमारे सम्मानीय सदस्य है। आपने अपनी पार्टी के बारे में वाकई बहुत अच्छी बात बताई। अब हम आ जाते हैं, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज रहा है, हर तरफ चुनावी माहौल है। आप शकूर बस्ती विधानसभा से कैंडिडेट है। शकूर बस्ती विधानसभा में अगर जनता आपको वोट देती, कुछ नहीं पता होता जनता किसको जिता दे, वाकई नहीं पता होता। आम आदमी पार्टी के बारे में अभी मुश्किल से 12 साल पहले तक आपने मैंने नहीं सोचा था कि अचानक वो इतनी सत्ता में आ जाएंगे। हमने ये भी नहीं सोचा था कि कई जगह पर क्या काम करेंगे आप शकूर बस्ती विधानसभा के लिए। क्या क्या चीजें आप महसूस करते हैं जो यहाँ की विधानसभा को मिलनी चाहिए, आप विधायक बन के दे सकते हैं? आपने अच्छा सवाल पूछा दीपक जी। सवाल स्कूल बस्ती का तो है ही, पूरी दिल्ली का भी अगर आप देखेंगे पिछले, मैं समझता हूँ 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर कोई सही ढंग का जो है काम नहीं हो रहा है। न तो जो है पता नहीं जो है जैसे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार को दोष देना शुरू कर देती है कि ये हम जमुना सफाई कराएं तो हमको जो है राज्यपाल काम नहीं करने देता, केंद्र की भाजपा सरकार काम नहीं करने देती। अगर हम नाले साफ कराएं तो वो नहीं काम करने देते, सड़क बनवाए तो वो नहीं करने देते, रेवड़ियां बांटने के लिए जो है केंद्र की सरकार इनको मना नहीं करती है। तो बात ये है कि ये आपस का टकराव है, काम करना कोई नहीं चाहते। देश, दिल्ली का जो बजट का पैसा है उन्होंने पिछले 5 साल में तो बहुत ही जो है एक तरीके से मैं कहता हूं व्यर्थ की बातों में गंवा दिया है। जिस मुद्दे पे जिस तरीके से सड़कें बननी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, जाम की समस्या खत्म होनी चाहिए, दिल्ली का बहुत बुरा हाल है।
और ऐसा ही शकूर बस्ती खाली शकूर बस्ती नहीं है, पूरी दिल्ली से जुड़ी हुई है। शकूर बस्ती के निवासी पूरी दिल्ली में इधर-उधर अपना काम करने जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अगर पूरी दिल्ली ठीक होगी तभी शकूर बस्ती के निवासी भी ठीक होंगे। सवाल आपने मेरे से ये पूछा कि मैं जीत जाऊंगा, मुद्दा तो ये है कि शकूर बस्ती के नाले सफाई नहीं हो रहे, सीवरों की सफाई नहीं हो रही, पानी की सही व्यवस्था नहीं है और सड़कें का बुरा हाल है। ये सब होनी चाहिए और ये न केवल शकूर बस्ती की जनता का हालत है, पूरे दिल्ली की जनता इससे बेहाल है। ये सब ठीक होना चाहिए और मेरा यही रहेगा, अगर शकूर बस्ती की जनता मुझे पे अपना विश्वास जमाती है और मेरे को आशीर्वाद देती है जीत का यहाँ से, तो मैं शकूर बस्ती की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता के भी जो मुद्दे होंगे, मैं विधानसभा में उठाऊंगा और उनको हल करने का प्रयास करूंगा। इतने समय से आप शकूर बस्ती विधानसभा के निवासी हैं, ईमानदारी से एक नागरिक के तौर पे बताइए, कैंडिडेट के तौर पे नहीं, जब आप यहाँ की गलियों में, सड़कों पे जाते हैं, पार्कों में, स्ट्रीट लाइटों के नीचे से, क्या-क्या कमी महसूस करते हैं आपको जो मैं यहाँ पे पिछले विधायक साहब ने अभी तक पूर्ति नहीं करी? मैं 91 से अच्छा, शकूर बस्ती विधानसभा में हूँ, 34 इयर्स मुझे हो गए। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं 91 में आ गया जी, था। जी, जी। तो जब आप यहाँ की गलियों में निकलते हैं, यहाँ के सड़कों पे, यहाँ के पार्कों से, यहाँ की स्ट्रीट लाइटों के बीच में से जाते हैं, क्या-क्या कमियाँ महसूस करते हैं आप इस विधानसभा में, जो पिछले 10 साल में जो भी वर्तमान विधायक रह चुके हो, उन्होंने काम ना किया हो? मैंने आपको विस्तार से बताया है, फिर मैं आपने सवाल पूछा, फिर बताना चाहूंगा, सड़कों का बुरा हाल है। ठीक है, नाले जो है सड़कों पे गड्ढे बने हुए हैं, सही पार्क पार्क भी जो है जिस तरीके से व्यवस्थित होने चाहिए, साफ सफाई टाइम पे नहीं होती है, घास कटाई की सफाई नहीं होती, पेड़ों की कटाई सही ढंग से नहीं होती है। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट फिर भी ठीक है, स्ट्रीट लाइट से मैं शिकायत नहीं है मुझे इतनी। पा वो जो सप्लाई का पानी आ रहा है, यहाँ स्कूल बस्ती में दिक्कत नहीं है। सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल मोहल्ला है, क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक का बुरा हाल है, कोई कुछ नहीं है वहां पे। लोकल बस स्टॉप या बस हाँ, व्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिल्ली की पूरी पूरी दिल्ली की बुरा हाल है, शकूर बस्ती क्या करेगी? मेट्रो में कहां तक सफर करेगा आदमी? देखिए ऐसा है, मैं बता दूं। ट्रैफिक जाम, हाँ, ट्रैफिक जाम, वही बात आपने मेरे से मतलब जब पूछ लिया है, वेस्ट एनक्लेव से मधुबन चौक जाने के लिए कई बार आधा घंटा लग जाता है और जबकि पहुंचना चाहिए 5 मिनट के हाँ, अंदर। हाँ, हाँ। अगर आप अपनी व्हीकल में जा रहे हो, कई बार इतना जाम लग जाता है, वापस आते हो जब पीलागढ़ी की तरफ मधुबन चौक से, तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है वाक़ई और इस पुल बनने के बावजूद ये हाल है, जाम का बहुत बुरा हाल है। बहुत अच्छी बातें आपने कही इस विषय में। अच्छा राजेश जी ये हक है जनता का चाहे चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई भी व्यक्ति अपने कैंडिडेट के विषय में जाने। आप जनता को जनार्दन को अपने विषय में थोड़ा-सा बताएँ। देखिए, अगर जैसे आपने पूछा है, मेरा जन्म जो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ है। एक गाँव है छारा, वहाँ जन्म हुआ। पालन-पोषण मेरा सांपले में हुआ। मिडिल क्लास तक मैं जो है सांपला में पढ़ा। हाई स्कूल जो है मैंने वैश्य स्कूल रोहतक से किया। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया वैश्य टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, रोहतक से ही। गुड, और उसके बाद जो था मैंने अपनी जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम में 1981 से 2004 तक एज ए सिविल इंजीनियर की सर्विस की। क्या बात है। उसके बाद कुछ समय तक मैंने अपना कंसल्टेंसी का काम किया और मैं अपनी भारत लोक सेवक पार्टी का जो है मैंने निर्माण किया है। इसका मैं सदस्य हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने जो आपको पहले ही विस्तार से बता दिया, हमारा उद्देश्य देश में जो है जाति धर्म की राजनीति समाप्त करना है और देश की संपूर्ण देश की जनता को एकता के सूत्र में बांधना है और उनको ये बताना है, धर्म और जाति के आधार पर किसी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वलिटी का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा जो है अपने कर्मों के आधार पर होना चाहिए, जाति और धर्म के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने चंबल के डाकुओं को आत्मसमर्पण करवाया, वो एक बात कहा करते थे कि मैंने जब चंबल के डाकुओं पे रिसर्च करी, उनको देखा, तो मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि देश में
बुद्धिजीवी राजनेताओं की कमी। अगर बुद्धिजीवी राजनेता होते तो ये डाकुओं के उत्पन्न होने की समस्या भी नहीं आ पाती। वो हमेशा कहा करते थे, बुद्धिजीवी लोगों को राजनीति में मौका देना चाहिए, बुद्धिजीवी लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मैं राजेश गुप्ता जी के बारे में यही बोलना पाऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में, आपके दिल्ली शहर में एक आदमी कम से कम कोई ऐसा हो जो बुद्धिजीवी प्रकार का, राजेश गुप्ता जी को आपको जरूर चुनना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति। और दूसरी बात, ये अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं, मधुबन खाटू श्याम धर्मशाला के ट्रस्टी हैं, ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग के भी ट्रस्टी, हरियाणा मैत्री भवन संघ के भी ट्रस्टी से भी जुड़े हुए हैं, बालाजी निरोग धाम से भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली धाम धर्मशाला से भी जुड़े हुए हैं, और आपने देखा भी उन्होंने अपनी डिग्रियों के विषय में भी बताया। ऐसे व्यक्ति को अब आ जाते हैं महिलाओं के ऊपर। हमने इतनी बातें करी, महिलाओं को अलग अलग पार्टियां अलग अलग लोभ दे रही हैं। आप महिलाओं से क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो महिलाओं को आप वोट देने के लिए बोले या फिर अपनी पार्टी भारत लोक सेवक से जुड़ने के लिए बोले, आप महिलाओं को क्या कहना चाहते देखिए, हम तो सबके बारे में कह रहे हैं, महिला लिंग के आधार पर भी किसी के साथ नहीं है खाली, जब या मेरी भावना या मेरा जो है जो दुख है, ये 40 वाला डॉक्टर अच्छा बनेगा कि 90 वाला अच्छा बनेगा? हैं? ऑब्वियसली 90 वाला। फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक अपने बिहार के नेता हैं और वो ये कहते हैं आरक्षण जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अपनी ट्रेजरी बदलवाने के लिए सिंगापुर को चुना। भाई, आप आरक्षण को जन्म से अपनी जाति के व्यक्ति से पटना में क्यों नहीं ट्रेजरी बदलवाई आपने? सिंगापुर क्यों गए आप? बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। रोज जो है बड़े बड़े नेता कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप देश को प्रतिभाओं के आधार पर बांटेंगे या जाति के आधार पर बांटेंगे? आप बता दीजिए मुझे, मैं क्या जवाब दूं? ये जो सत्ता के लोभी लालची हो रहे, जनता को जो है इस तरीके से बड़बड़ा रहे हैं, इस तरीके से फूट डाल रहे हैं देश के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए, इनको क्या कहें आप? देशभगत कहें कि सत्ता के लोभी लालची कहें? जयचंद ने जयचंद ने मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाया था सत्ता के लिए, और देश कई हजार साल तक गुलाम रहा था। जनता को मैं सावधान करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों के लालच में आप वोट डालोगे जो आपको लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, और आप उनको वोट करोगे। और एक जो सच्चे और ईमानदार, जो सच्चा देश की सेवा करना चाहता है, वो जाति और धर्म की राजनीति समाप्त करना चाहता है, आगे नहीं लाएंगे, तो फिर इस चुनाव को इस लड़ने के लिए आगे कौन आएगा? प्रजातंत्र में तो वही होगा जो जनता चाहेगी, जो नेता चाहेंगे वह नहीं होगा। ऐसे नेताओं से अगर जनता दूरी नहीं बनाएगी, देश दोबारा गुलाम हो जाएगा, बर्बाद हो सकता है। ये मैं आपको आपके सामने बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम अगर चुनाव की बात करें, विधानसभाओं की बात करें, होनी चाहिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता कहती है। हमने तो जो है महिलाओं को, स्त्री जाति को शक्ति के रूप में हमारे संस्कृति कहती है, हमारी सभ्यता कहती है, माना है। स्त्री के बगैर पुरुष अधूरा है, और ऐसे ही स्त्री भी पुरुष के बगैर अधूरी है। और जब तक हम एक नहीं होंगे, स्त्री और पुरुष जो है, संसार की सही जो है एक तरीके से हम उसकी सभ्यता और संस्कृति का स्थापना नहीं कर सकते। माता और पिता दोनों ही होने चाहिए। तो हम हमारे तो जो उद्देश्य है वो यही, हम तो कहते नहीं कि भाई स्त्री जो है वो बराबर का हक नहीं रखती है। भगवान राम ने भी यही कहा, सीता को बराबर का दर्जा दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा को अपने साथ रखा है। तो हमारा तो धर्म ये कहता नहीं कि स्त्री को जो है वो ऊंचा नीचा रखना चाहिए, पर्दे में रखना चाहिए, घरों में कैद करके रखना चाहिए। ये कोई भी सच्चा सच्चा सनातनी या अपनी जो संस्कृति में विश्वास करता है, अपने जो अपने शास्त्रों को, पुराणों को मानता है, कभी भी स्त्री को अपने से नीचा नहीं मानेगा अपने से। बल्कि भगवान शिव ने भी ये कहा है, मेरी जो शक्ति है वो मेरी पत्नी है। तो शक्ति को मानना चाहिए हमें, उसको दुर्गा के रूप में स्वीकार करना चाहिए हमें। ये हम लोग, मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग जो है स्त्रियों को जो है इतना नीचा क्यों समझते हैं। जो समझता वो गलत है। अगर किसी भी समय में, चाहे 10 साल बाद या 5 साल बाद, अब 20 साल बाद, कभी भी बीएलएसपी अगर सत्ता में आ जाती है तो महिलाओं के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? पूरा अधिकार है अच्छा, हर बात पे, और हमारा संविधान भी यही कहता है कि भाई इक्वलिटी है। कहाँ लिखा है? अलग अलग पार्टियां जो घोषणा कर रही है, हम फला महिला को 2100 देंगे, हम फला महिला को 2500 रुपया देंगे, हम इतना, उस पर कुछ आपने अपनी स्टैंड बनाया है पार्टी का? क्या बताए दीपक जी,
ये तो वही लोग दे रहे हैं ना जो महिलाओं को जो है पुरुषों से अलग समझते हैं। हाँ, एक तरीके से, एक तरीके जब हम महिलाओं को अलग ही नहीं समझते, हम कहते हैं उनको हर फील्ड में आने का मौका मिलना चाहिए। जी, तो वो जब हमारा संविधान ये कहने लग गया है, संविधान में ये बता दिया गया है, महिलाएं आज जो है सेना में भी भर्ती होने लग गई है, थल सेना में भी आने लगी, हवाई जहाज हाँ, चलाने जब लगे। चलाने लग गई। बताइए आप मुझे कौन सी ऐसी चीज है जहां महिलाएं नहीं है, राजनीति में भी है। आप बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब आ जाते हैं एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर। हाँ, आपको जनता चुनती है, आपकी पार्टी को जनता अगर आगे बढ़ाती है, तो शिक्षा को लेकर आपका क्या नजरिया है? भाई शिक्षा में तो सुधार होना जरूरी है। तो मुझे आप एक खुद आप बताइए, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं दीपक जी, 40% वाला अध्यापक बढ़िया होगा जिसे जो 40 मुश्किल से लेके पास हुआ है, या एक 90% वाला अध्यापक बढ़िया होगा? मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। जो आपको बेहतर लगता है, आप ही बताइए। ये देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया जो है राजनेताओं की बात करता है, अपना विचार नहीं प्रकट करता। भाई चुनाव आपने लड़ा, जीतना आपने, नहीं, संविधान आपने लाना, ऐसा है। जनता की आवाज उठानी। अब मैं अपनी राय तो बताऊं क्या? हर समझदार पढ़ा-लिखा व्यक्ति 90% की तरफ ही इंगित करेगा। धन्यवाद आपको, बस थोड़ी देर को जवाब देने की जरूरत क्या है? जी, आप दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अनाधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारे लोग जे कॉलोनी में रह रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें, तो पेयजल समस्या, पानी की समस्या एक प्रमुख समस्या है। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या दिल्ली की बात हो। पेयजल, पानी की समस्या पे आपकी पार्टी क्या स्टैंड करती है? मैं आपसे सहमत हूँ। और ये बात जो आपने कही है ना दीपक जी, पेयजल का शुद्ध पानी सबको मिलना चाहिए, न केवल दिल्ली की जनता को, पूरे देश की जनता को हम तो चाहते मिलना चाहिए। फिलहाल हम दिल्ली पे केंद्रित हाँ, हैं। दिल्ली पे केंद्रित है। जो पानी की व्यवस्था है, और ये सरकार की ही ड्यूटी बनती है, बंदर बाट करने में, रेवड़ियां बांटने में ना लगा के लोगों को इन सुविधाओं का जो है ध्यान रखे। आपने जो पानी की बात कही, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, जे कॉलोनीज में सीवर का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, हाँ, वहां पे नालियों की सफाई नहीं हो रही। आपने अभी देखा होगा बरसात के अंदर जो है पूरी दिल्ली जो है झिलमिल बन गई थी। उस 50 के करीब लोग जो है बच्चे मरे हैं उसके अंदर, गड्ढों में जा जाकर शिविरों में डूब गए हैं। पूरे लोग जो है कहीं कहीं फिसल गए, कहीं मोटर का साइकिल का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और दुनिया भर के जाम लगे हुए हैं। पानी की निकासी नहीं हो पाई है, नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। आप बताइए फिर आप जो है, और कूड़े के पहाड़ के ढेर लगे हुए, कोई व्यवस्था नहीं है। पोल्यूशन का बुरा हाल है दिल्ली के अंदर, कोई साफ सफाई नहीं, किसी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा। बताइए आप मुझे, मैं क्या जवाब दूं ज्यादा? आप लोगों के सामने सारे देश की जन, फिर जब वोट करने का टाइम आता है, फिर आप उसकी तरफ भागते जो आपको रेवड़ियां बांट रहा है। आपको तो ये सोचना चाहिए देश की जनता को। और कम से कम मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, जो समझदार लोग जो जानते हैं, कम से कम इन राजनीतिक पार्टियों, जो गरीब है, मजदूर है, जिनको पूरा काम नहीं मिल रहा है, उनको लालच आ सकता है। तो जो संपन्न लोग हैं, अगर वो भी इस तरीके के लालच में आ रहे हैं कि जी महिलाओं को 2500 रुपए महीना मिल रहा है, ये कोई बात हुई क्या? 2500 रुपए में क्या हो जाएगा भैया आपका? 2000 में क्या हो जाएगा? 2100 में क्या हो जाएगा? और फिर 12 साल से सत्ता में थे, जब क्यों नहीं दिया आपने? और ये 2500 रुपए जहां जहां आपकी सरकार, कितने लोगों को बांट दिया आपने? और जो एक दूसरी तीसरी राजनीतिक पार्टियां, उनकी भी 3-4 स्टेट में सत्ता हो, आपने कितने लोगों को दे दिया? रेवड़ियां बांटोगे तो पैसा कहां से आएगा? दूसरा, आपको और बता दूं मैं, एक पार्टी ने रेवड़ियां बांटी, गारंटी दे दी, कर्नाटका में 5 या 4 जो भी हैं, उन्होंने पेट्रोल को 2 रुपए महंगा कर दिया। किसकी जेब से गया पैसा? जनता की जेब से। इट्स ऑल राइट नाउ, ओके, नथिंग टू टेल मी। ऐसा कोई वो अपनी जेब से नहीं। जब पेट्रोल महंगा होगा तो उसका खर्चा सब जगह पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप एक बाइक ले रहे हैं, आप कार ले रहे हैं, आपको भी पड़ेगा। और वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होंगे, जो व्यापारी माल मंगाएंगे, कच्चा माल भी मंगाएंगे, फिनिश माल भी बेचेंगे, तो वो पर क्या अपने खर्चे में ऐड नहीं करेंगे? वो जनता की जेब से ही तो जाएगा पैसा जो है। तो अगर उनके पास पैसा होता रेवड़ियां बांटने के लिए, तो फिर पेट्रोल महंगा क्यों करते? आपकी ज्ञान के लिए, पूरे देश की जनता के ज्ञान के लिए बता दूं मैं, सरकार के पास जो पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है, वो 30 रुपए लीटर पड़ता है। 70 रुपए लीटर के करीब जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें टैक्स लगा रही है, जिसका कि जनता को पता ही नहीं है। और वो टैक्स जो है, जिसका भी जो लेगा, अगर मान लीजिए 50 रुपए लीटर हो,
पेट्रोल और या डीजल। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मान लीजिए 5,000 आए ट्रक के, जब 100 होगा तो 10,000 आएंगे। खर्चे में 10,000 ऐड करेगा व्यापारी और उद्योगपति, नहीं करेगा वो। हो गई सब्जियां इसी वजह महंगी होती थी, पेट्रोल और आपके घर में आते आते 30-40 रुपए किलो हो जाता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो ऐड हो रहे हैं। फिर बताओ आप मुझे, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। लोगों को समझना चाहिए बात, रेवड़ियां कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, ये लोग टैक्स का ही पैसा है। हर बात पे टैक्स, ऐसी कौन सी वस्तु जिस पे टैक्स नहीं है। राजेश जी, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि देश की दिशा और दशा युवा मिलकर बदल सकते हैं। युवाओं के लिए आपकी पार्टी और आपका क्या संदेश है? बिल्कुल, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। युवाओं को समझाना पड़ेगा हमें कि भाई वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, आप जो है अपनी जाति और धर्म से ऊपर अपने आप को मानिए, देशभक्त बनिए। जैसे कि अपने शहीद भगत सिंह थे, चंद्रशेखर जी थे, नेताजी सुभाष थे, जिन्होंने पूरे अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और युवाओं में बड़ी देशभक्ति होती है, बड़ी शक्ति होती है। तो आप पूरे देश को जागृत कर सकते हो युवा के माध्यम से, और चेतना ला सकते हो। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि हम युवाओं के लिए जो वैसे भी हम ये चाहते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक, जब तक वो पढ़ें, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद उनको अच्छी जो है रोजगार मिलना चाहिए, चाहे नौकरी का रोजगार हो, चाहे व्यापार का रोजगार हो। हम हर हमारे देश में किसी बात की कमी नहीं है। मैं आज बता दूं आपको, लोग कहते हैं ना आबादी, मैं आपको बता दे सकता हूं, हमारे यहाँ इतना काम धंधा फैल सकता है, हाथ थोड़े रह जाएंगे, काम ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये बेरोजगारी गरीबी की समस्या बिल्कुल हल कर सकते हैं हम लोग। और लोग कहने शुरू कर देंगे कि यार काम ज्यादा है, हाथ कम होंगे, आबादी बढ़ाओ। ये ना कह दे तो मेरे को कहना आप, जो ये हम कहलवा सकते हैं और भारत को विश्व शक्ति बना सकते हैं जिस दिन हमारी नीतियां लागू हो जाएंगी। और देश भारत के ऊपर गलत नजर से नहीं देख सकते। ये भारत माता भोली न जाएगी, दुर्गा बन जाएगी जिस दिन इन सेवकों को मौका मिल गया। फिर गलत नजर से देखने की, तो लूटने की तो बात छोड़ दो, भारत माता को गलत नजर से भी कोई देखेगा इस दुर्गा को तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। लूटने की तो बात छोड़ दीजिए आप। आपको बहुत बढ़िया। अब हम अंतिम बातों की तरफ आते हैं। देश के हजारों करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, शकूर बस्ती विधानसभा के हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप वोट देने वाले नागरिकों से? मैंने आपसे शुरू में बोल दिया है। जी। मैं नागरिकों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, देश के लिए, अपने भारत माता के लिए जो सही बात हो, जो सही बात करे, जो सही नीतियां हो, उनके अनुसार बात करें। दिल्ली का भी विकास तभी होगा तब आप सही व्यक्ति जो राजनीति में आना चाहते हैं, सही उद्देश्य से आना चाहते हैं। रेवड़ियां और आरक्षण की राजनीति हमारे विचार से न केवल दिल्ली की आपदा है, पूरे देश की आपदा है। अगर इस आपदा को खत्म करना चाहते हैं तो आप उसी व्यक्ति को वोट दीजिए जो रेवड़ी और आरक्षण की राजनीति को समाप्त करना चाहता है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है, कृपया दर्शकों को बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह है इलेक्ट्रिक पोल, और ये बिजली का खंभा इसलिए हमने चुना है कि जो हमारे घर में प्रकाश होता है, लाइट आती है, वो बिजली के खंभों पे चल के आती है। अगर देश का विकास चाहते हो, देश के भविष्य को उज्ज्वल करना चाहते हो, तो बिजली के खंभे पे बटन दबा दीजिए, पूरे देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जैसे आपके घर का प्रकाश होता है, घर का अंधेरा दूर होता है, ऐसे पूरे देश का अंधकार दूर कर देंगे। पूरे भारत को हम विश्व शक्ति बना के ना कह दे तो हमें कहना, इस भारत माता को भोली नहीं दुर्गा बना के छोड़ेंगे हम, जिस दिन इन सेवकों के ऊपर भारत लोगों ने हमको जो है, हम सच्चे सेवक है, सच्चे शेर हैं। जिस दिन भारत माता को इन कंधों पे सवार कर दिया इन्होंने, भारत माता दुर्गा बन जाएगी, फिर भोली नहीं रहेगी। आज भारत माता को भोली नजर से देख रहे हैं कि बेवकूफ लोग हैं, भोले हैं, कोई आके हमको लूट रहा है, कोई हम पे अटैक कर रहा है, कोई गुरबादी हमला कर रहा है। आप सारी बातें समझ रहे हो, इससे ज्यादा बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं। ताजा खबर चैनल को समझिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत होगा। थैंक यू वेरी मच।